नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मिथक, जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अगला टॉपिक है और इसके पीछे के जो भी NT-NET JRF के सिलेबस में दिया हुआ है वो मैंने पीछे के टॉपिक पढ़ा दिए हैं। तो ये अगला टॉपिक है, तो जो भी आप लोगों ने अगर वो टॉपिक नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। मिथक का अर्थ। मिथक शब्द अंग्रेजी भाषा के मिथ शब्द का हिंदी रूपांतरण या पर्यायवाची शब्द है। मूलतः इस शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के माइथस, लैटिन के भाषा के मिथस और जर्मन भाषा के मिथोस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौखिक या काल्पनिक। मिथक का अर्थ होता है मौखिक या काल्पनिक कथा। ठीक है, तो मिथक की परिभाषाएं किसने क्या क्या दी हैं, पाश्चात्य विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। तो अरस्तु ने कहा है मिथक मनगढ़ंत या काल्पनिक कथा है। मतलब जो मिथक है वो मनगढ़ंत या काल्पनिक कथाओं को मिथक कहा गया है। और लेंगर क्या कहते हैं कि प्राचीन वास्तु या पौराणिक पात्रों की युग सापेक्ष पुनर्रचना मिथक है। मतलब जो प्राचीन पौराणिक कथाएं हैं उनकी पुनर्रचना करना मिथक है। जैसे कि आज टीवी में जैसे दिखाया जाता है महाभारत, रामायण, ये सब, तो ये एक तरह से मिथक कहे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हडसन के शब्दों में प्राचीन का नवीन अर्थ संकेत मिथक है। प्राचीन का नवीन अर्थ संकेत क्या है, मिथक है। मैक्स मूलर के शब्दों में मिथक की उत्पत्ति भाषा से हुई है और ये भाषा के रोग के समान है। तो ये मैक्स मूलर मानते हैं कि जो मिथक की उत्पत्ति है वो भाषा से हुई है और ये भाषा के रोग के समान है। फिर वीको के शब्दों में मिथक की उत्पत्ति सांकेतिक अभिव्यक्ति से हुई है, अतः मिथक भाषा के विकास की मंजिल है। मतलब वीको कहते हैं कि जो मिथक की उत्पत्ति है वो सांकेतिक अभिव्यक्ति से हुई है और मिथक भाषा के विकास की मंजिल है। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीसी समाजशास्त्री दुर्खिम के शब्दों में मिथक का संबंध प्रकृति से नहीं समाज से है। तो ये मानते हैं कि मिथक का जो संबंध है वो प्रकृति से नहीं समाज से है। उसके बाद रिचर्ड चेज ने काव्य को मिथक और मिथक को काव्य माना है। मतलब जो ये हैं तो काव्य को मिथक मानते हैं और मिथक को काव्य मानते हैं। ठीक है, हिंदी विद्वानों के अनुसार मिथक की परिभाषा। तो अभी तक हमने पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार मिथक की परिभाषा देखी। अब हम हिंदी जो विद्वान हैं वो मिथक किसे मानते हैं वो देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में मिथक तत्व वास्तव में भाषा का पूरक है। सभी भाषा इसके ही बल पर खड़ी। साहित्य में मिथक अनंत अनुभव का विश्लेषण है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मिथक जो तत्व है वास्तव में भाषा का पूरक है। ठीक है, सभी भाषा इसके बल पे खड़े होते हैं जो मिथक है, और साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण है। मतलब ये बहुत सारे अनुभवों को व्याख्यायित करता है। उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों में साहित्य के अनंत विस्तार को देखते हुए मिथक की दुनिया छोटी है। नए कवि वर्तमान के अस्तित्व, अतीत की वर्तमानता में विश्वास करते हैं, इसके लिए मिथक का प्रयोग किया जाता है। मतलब अतीत को दिखाते हैं वर्तमान में, तो वही चीज़ कह रहे हैं वो। फिर उसके बाद डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ के शब्दों में मिथक मानव जाति का सामूहिक स्वप्न एवं सामूहिक अनुभव है। मतलब जो मिथक है वो मानव जाति का सामूहिक स्वप्न है और सामूहिक अनुभव भी है। ठीक है, उसके बाद गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में अतीत का पुनरुत्थान मिथक है। मतलब अतीत को फिर से मतलब उसका उत्थान करना क्या है, मिथक है। गणपति चंद्र ऐसा बोलते हैं। उसके बाद डॉक्टर भागीरथ मिश्र के शब्दों में पौराणिक पात्रों या घटनाओं को नवीन युग के अनुसार बनाकर प्रस्तुत करना मिथक है। मतलब जो डॉक्टर भागीरथ मिश्र कहते हैं जो पौराणिक पात्र थे, मतलब जैसे कि राम हो गए, कृष्ण हो गए, इन सब की बात, तो या उनकी घटनाएं जो उनसे संबंधित घटनाएं हैं उसको नवीन युग के अनुसार, मतलब कि इस युग में वो कैसे प्रासंगिक है ये बनाकर उसको प्रस्तुत करना मिथक कहलाता है। उसके बाद मिथक की विशेषताएं क्या हैं।
तो इसमें मनगढ़ंत कहानियाँ या पौराणिक कथा होती है। मतलब इसमें मनगढ़ंत कहानियाँ भी होती हैं और जो पौराणिक कथाएँ हैं वो भी होती हैं। उसके बाद मिथक लोक प्रसिद्ध और लोक विश्वास पर आधारित होता है। मतलब ये लोक प्रसिद्ध है और लोक विश्वास पर भी आधारित होता है। मिथक में अति मानवीय प्राणी या घटना का उल्लेख होता है। इसमें अति मानवीय प्राणी और घटना का उल्लेख होता है। मिथक को बिना किसी तर्क के ही स्वीकार कर लिया जाता है। मतलब जो मिथक है उसको बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया जाता है। मिथक सामूहिक और विस्मयपूर्ण होता है। मिथक सामूहिक भी है और विस्मयपूर्ण भी है। मतलब जैसे कि रामायण महाभारत में देख लीजिए, ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो जिनको देख के हमें आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है। तो इसीलिए इसे बोला जाता है कि सामूहिक और विस्मयपूर्ण होता है। मिथक का क्रियाकलाप मानवेतर विशेषतः देवताओं से संबंधित होता है। तो वही बात होगी जो महाभारत रामायण विक्रम बेताल ये सब जितने हैं सब देवताओं से कहीं ना कहीं संबंधित हैं। जैसे कामायनी का मनु वेद कालीन ना होकर प्रसाद कालीन प्रतीत होता है। मतलब इसमें उदाहरण भी दिया गया है। जैसे कामायनी में जो मनु है वो वेद कालीन ना होकर, मतलब वो पौराणिक ना होकर प्रसाद कालीन, मतलब प्रसाद ने उसकी रचना की है तो उनके काल के वो लगते हैं। ठीक है। उसके बाद मिथक बुद्धिमूलक ना होकर अचेतन मन से संबंधित होता है। मतलब बुद्धिमूलक नहीं होता है, अचेतन मन से संबंधित होता है। मिथक युग के आधार पर निर्मित होता है। मतलब जैसे युग चल रहा है उसके आधार पे। फिर मिथक अनेक आद्य बिंब का समूह होता है। फिर हिंदी साहित्य की प्रमुख मिथकीय रचनाएं, मतलब ये सब मिथक के उदाहरण हैं ये सारी रचनाएं। जैसे कामायनी जयशंकर प्रसाद की, फिर अंधायुग और कनुप्रिया धर्मवीर भारती की, फिर संशय की एक रात नरेश मेहता की, भस्मासुर नागार्जुन की, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार की। तो ये सब मिथकीय रचनाएं हैं। तो ये मिथक उदाहरण भी माने जा सकते हैं। तो यहाँ पे मिथक ख़त्म होता है। और अगर इस टॉपिक को लेके आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।